हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वीकली डिफेंस अपडेट के एक नए वीडियो में। तो चलिए आज देखते हैं कि इस वीक में कौन कौन सी न्यूज रही हैं टॉप पे। नंबर 10, श्रीलंका में चीन बना रहा है एक राडार बेस स्थापित करने की योजना। चीन हिंद महासागर में भारत की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए श्रीलंका में एक राडार बेस स्थापित करने की योजना बना रहा है। इस राडार बेस के जरिए वो हिंद महासागर में भारत की उपस्थिति और भारतीय नौसेना की गतिविधियों पर नजर रखने के अलावा कुडनकुलम और कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्रों पर नजर रख सकेगा। देश के दक्षिणी हिस्से के सामरिक संपत्तियों को भी चीन इसके जरिए निगरानी में रखने की कोशिश करेगा। प्रस्तावित राडार डियागो गार्सिया, जो कि हिंद महासागर में ब्रिटेन का समुद्री क्षेत्र है, उसमें अमेरिकी सैन्य गतिविधियों को ट्रैक करने में भी सक्षम होगा। चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस एंड एरोस्पेस इंफॉर्मेशन रिसर्च इस प्रोजेक्ट को श्रीलंका की टोंडा खाड़ी के पास जंगलों में लगाएगा। अगर चीन श्रीलंका में यह राडार लगा देता है तो यह क्षेत्र में भारत के रणनीतिक हितों के लिए हानिकारक होगा। इससे भारत के दक्षिणी हिस्से की सामरिक संपत्तियां राडार की सीमा में आ जाएंगी। ये राडार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की यात्रा करने वाले भारतीय नौसेना के जहाजों की आवाजाही को भी ट्रैक कर सकता है। चीनी राडार कुडनकुलम और कल्पक्कम परमाणु संयंत्र ऊर्जा की निगरानी भी कर सकता है। टोंडा खाड़ी श्रीलंका के सबसे दक्षिणी सिरे पर स्थित है। यह ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि यह एक वक्त पर श्रीलंका की राजधानी हुआ करता था। नंबर 9, अफगानिस्तान के बजट में डिफेंस को सबसे बड़ा हिस्सा। अफगानिस्तान के बजट में डिफेंस को सबसे बड़ा हिस्सा मिला है। यह जानकारी विदेशी मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में सेना प्रमुख ने दी। बजट में डिफेंस को सबसे बड़ा हिस्सा मिलने के पीछे वजह यह है कि तालिबान सरकार का लक्ष्य सेना को 1/3 बढ़ाना और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल क्षमता का निर्माण करना है। 2021 में अफगानिस्तान पर कब्जा करने वाले तालिबान की डिफेंस महत्वाकांक्षाओं को इसकी नीतियों जैसे महिलाओं के लिए काम और शिक्षा पर प्रतिबंध की कड़ी अंतरराष्ट्रीय आलोचना का सामना करना पड़ा है। बदख्शां के उत्तरी क्षेत्र के तालिबान कमांडर और सेना प्रमुख करी फशीउद्दीन फितरत ने विदेशी ड्रोनों द्वारा अफगान हवाई क्षेत्र में घुसपैठ की भी निंदा की। अफगानिस्तान में रक्षा बलों की संख्या, जो कि अभी 1.5 लाख है, इससे 50,000 और बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि उन्होंने इसके लिए फंड के सटीक आंकड़े का खुलासा नहीं किया है। बजट में रक्षा मंत्रालय टॉप पर है। इसे अन्य मंत्रालयों की तुलना में काफी अधिक राशि प्राप्त हुई है क्योंकि यह बजट में प्राथमिकता थी। किसी भी विदेशी राष्ट्र ने औपचारिक रूप से अफगानी सरकार को मान्यता नहीं दी है, जो कि बैंकिंग क्षेत्र पर प्रतिबंधों के बाद आर्थिक प्रतिकूलताओं से जूझ रही है। डिफेंस का मुख्य फोकस ड्रोन और अन्य घुसपैठ के खिलाफ अफगान हवाई क्षेत्र को सुरक्षित करने पर है। अफगानिस्तान भी अपने देश की सुरक्षा के लिए एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें खरीदना चाहता है। हालांकि फितरत ने यह बताने से इनकार किया है कि एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें कहां से खरीदेंगे। फिलहाल अफगानिस्तान अपने हवाई क्षेत्र की सुरक्षा के लिए एक समाधान खोजने की पूरी कोशिश कर रहा है। नंबर 8, पंजाब के भटिंडा मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग। पाकिस्तान सीमा से करीब 100 किलोमीटर दूर स्थित एशिया के सबसे बड़े सैन्य ठिकाने पर बुधवार यानी कि 12 अप्रैल को सुबह करीब 4:30 बजे गोलाबारी हुई, जिसमें 80 मीडियम रेजिमेंट के 4 जवानों की मौत हो गई। यह जवान ऑफिसर्स मेस में गार्ड के रूप में तैनात थे। शुरुआती जांच में सामने आया है कि जवानों को इंसास राइफल में मारा गया है। FIR के अनुसार 4 जवान सागर, कमलेश, संतोष और योगेश अपनी ड्यूटी के बाद अपने कमरे में सो रहे थे। तभी सफेद कुर्ता पजामा पहने 2 नकाबपोश लोगों ने उन पर राइफलों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। घटना के 2 दिन पहले यूनिट के गार्ड रूम से 1 इंसास राइफल और 28 कारतूस गायब हुए थे। गायब राइफल के घटना में इस्तेमाल होने की आशंका जताई जा रही है। मौके से कारतूस के 19 खोल बरामद हुए हैं। भटिंडा मिलिट्री स्टेशन फायरिंग मामले में सर्च टीम ने मैगजीन के साथ इंसास राइफल भी बरामद की है। भारतीय सेना और पुलिस की संयुक्त टीमें और जानकारी हासिल करने के लिए हथियार का फोरेंसिक विश्लेषण करेंगी। हालांकि पुलिस ने यह टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है कि घटना में 2 दिन पहले गायब हुई इंसास राइफल और गोला बारूद का ही इस्तेमाल किया गया है या नहीं किया गया है। नंबर 7, म्यांमार की सेना ने अपने ही नागरिकों पर जेट से बरसाए बम। 1 फरवरी को म्यांमार में तख्ता पलट के 2 साल पूरे हो चुके हैं। साल 2021 में सेना ने वहां चुनी हुई आंग सान सू की सरकार को गिरा दिया था और उन्हें जेल में डाल दिया था। तब से लोग अलग अलग तरीकों से सेना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। 2 साल पहले हुए तख्ता पलट के बाद इसे सेना का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। हमले के दौरान वहां मौजूद एक व्यक्ति ने बताया कि गांव में सुबह 7 बजे सेना का जेट आया। इसने एक बम गिराया, जिसके बाद कई हेलीकॉप्टर से फायरिंग शुरू हो गई और गोलीबारी लगातार 20 मिनट तक जारी रही। आसपास रहने वाले लोगों ने इनके कई वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं। इन वीडियो में चारों तरफ लाशें ही लाशें दिखाई दे रही हैं। वहां मौजूद लोगों के मुताबिक उन्होंने लाशें गिननी शुरू की, लेकिन डेड बॉडीज के हिस्से अलग अलग जगह पर फैले होने के कारण वे नहीं गिन पाए।
म्यांमार की सेना ने मंगलवार 11 अप्रैल को जेट से बम बरसाए और हवाई जहाज से लगातार 20 मिनट की फायरिंग भी की। न्यूज एजेंसी एनआई के मुताबिक हमले में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इसमें दर्जनों महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। यह स्थान राजधानी नेपिडा से 260 किलोमीटर दूर है। आर्मी ने यह हमला तब किया जब पाजीगी शहर में पीपुल्स डिफेंस फोर्सेस यानी कि पीडीएफ का ऑफिस खोल रहे थे। दरअसल पीडीएफ देश में मिलिट्री के खिलाफ अभियान चला रही है। हमले के वक्त 300 से ज्यादा लोग वहां पर मौजूद थे। यूएन ह्यूमन राइट्स के हाई कमिश्नर वोल्कर तुर्क ने कहा कि हवाई हमले की रिपोर्ट परेशान करने वाली है। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि जब हेलीकॉप्टर से बम गिराए गए थे तब हॉल में कई स्कूली बच्चे डांस कर रहे थे। म्यांमार विटनेस की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 6 महीने में वहां इस तरह की 135 घटनाएं हो चुकी हैं। नंबर 6, बोत्सवाना भारत का तेजस खरीद कर करेगा पलटवार। बोत्सवाना की सेना ने भारत सरकार की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ डील के लिए चर्चा शुरू कर दी है, क्योंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड यानी HAL ही तेजस फाइटर जेट का निर्माण करती है। चीन अफ्रीकी देशों में अपनी पैठ बनाने लगा है। इन गरीब अफ्रीकी देशों को कर्ज देने के साथ ही आपसी लड़ाई के लिए हथियार और फाइटर जेट भी मुहैया कराता है। अफ्रीकी देश बोत्सवाना चारों ओर ऐसे दुश्मनों से घिरा हुआ है जिनके पास चीनी फाइटर जेट है। इन फाइटर जेट का मुकाबला करने के लिए अफ्रीकी देश बोत्सवाना को भारतीय विमान तेजस काफी पसंद आया है। इस तेजस विमान को खरीदकर वह चीनी फाइटर जेट से मुकाबला करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए बोत्सवाना की सेना ने भारत सरकार की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ डील के लिए चर्चा भी शुरू कर दी है, क्योंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL ही फाइटर जेट तेजस का निर्माण करती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यदि भारत सरकार के साथ तेजस फाइटर जेट खरीदने की डील बोत्सवाना करता है तो यह भारत सरकार के हथियारों के निर्यात की दिशा में एक अहम कदम होगा। वैसे भारत दक्षिणी पूर्व एशियाई देशों को ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें और अन्य हथियारों की सप्लाई भी करने लगा है। अफ्रीकन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट की माने तो बोत्सवाना की सेना ने कई बार भारत के तेजस फाइटर जेट में अपनी रुचि दिखाई है। साल 2013 से ही बोत्सवाना की सेना अपने पुराने पड़ चुके फाइटर जेट को बदलना चाहती है। अभी बोत्सवाना कनाडा के CF-5A फाइटर जेट का उपयोग करती है, जिसे बोत्सवाना ने साल 1996 में कनाडा से खरीदा था। लेकिन अपने पड़ोसी देशों से हमले का खतरा देखते हुए वह अपने फाइटर जेट को बदलकर पलटवार करना चाहती है। इसके लिए बोत्सवाना ने दक्षिण कोरिया के फाइटर जेट में भी रुचि दिखाई थी, लेकिन भारतीय फाइटर जेट तेजस की खूबियां बोत्सवाना को काफी पसंद आई हैं। बोत्सवाना के नामीबिया, जिम्बाब्वे जैसे पड़ोसी देशों के पास चीनी फाइटर जेट है। बोत्सवाना का पड़ोसी देश जाम्बिया MiG-21 के अत्याधुनिक संस्करण का इस्तेमाल कर रहा है। वहीं नामीबिया ने चीन से 12 चेंगडू F-7NM विमान खरीदे हैं, जो रूस के MiG-21 की नकल है। चीन ने इसमें काफी सुधार किया है। यही जिम्बाब्वे ने भी साल 2004 में चीन को FC-1 फाइटर जेट के लिए ऑर्डर दिया था। साल 1990 में दक्षिण अफ्रीका के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों ने बोत्सवाना के मिलिट्री बेस पर हमला किया था। बोत्सवाना की दुश्मनी मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे से है। नंबर 5, भारत और ग्रीस के बीच एक रणनीतिक सहयोग की शुरुआत। भारत और ग्रीस के बीच एक ऐसे रणनीतिक सहयोग की शुरुआत हो चुकी है जो पड़ोसियों के लिए मुसीबत बन सकता है। इस सहयोग के जरिए ग्रीस पूर्वी भूमध्य सागर और फारस की खाड़ी तक अपने व्यापक असर के बारे में दुनिया को एक झलक देने वाला है। साथ ही आगे भी वह इस क्षेत्र में अपनी रणनीतिक मौजूदगी को और मजबूत कर पाएगा। भारत और ग्रीस के बीच अगले कुछ दिनों में एक ज्वाइंट वॉर एक्सरसाइज होनी है। इस एक्सरसाइज को रक्षा विशेषज्ञ न सिर्फ राजनयिक बल्कि सैन्य स्तर पर ग्रीस के कई शक्तिशाली देशों के साथ संबंधों को विकसित करने के तौर पर देख रहे हैं। पिछले दिनों यानी 27 मार्च को भारतीय वायुसेना के एयरक्राफ्ट ग्रीस पहुंचे थे। IF के मिराज 2000 फाइटर जेट्स के साथ ग्रीस की वायुसेना के 2 F-4E लड़ाकू विमानों ने संयुक्त प्रशिक्षण में भी हिस्सा लिया था। ग्रीस की तरफ से बताया गया था कि ये साझा युद्धाभ्यास मित्र देशों के साथ सैन्य सहयोग को मजबूत करने के मकसद से आयोजित हो रहा है। इस युद्धाभ्यास को गीता नाम दिया गया था। अब एक और युद्धाभ्यास आयोजित हो रहा है जिसे हिनोचोस 23 नाम दिया गया है। इस युद्धाभ्यास में पहली बार IF की भागीदारी के साथ रक्षा संबंधों को और मजबूत किया जाएगा। Su-30 विमान के साथ 18 अप्रैल से 28 अप्रैल तक आयोजित होगा। इस युद्धाभ्यास को उच्च रणनीतिक स्तर पर देखा जा रहा है, क्योंकि पहली बार IF इसमें हिस्सा लेने वाली है। नंबर 4, पहली बार चीन की एक परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल से लैस पनडुब्बी समुद्र में तैनात। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन ने एक रिपोर्ट में कहा है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि जब चीन लगातार अपनी एक परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस पनडुब्बी को समुद्र में तैनात रख रहा है। अब अमेरिका और उसके मित्र देशों पर यह दबाव बन रहा है कि वो किसी तरह से चीन की बढ़ती मिलिट्री ताकत को रोके या कम करे, क्योंकि अब चीन अपने किसी भी तट से किसी भी अमेरिकी शहर को निशाना बना सकता है, क्योंकि उसने दक्षिण चीन सागर के हैनान द्वीप के पास जिन क्लास की पनडुब्बी तैनात कर रखी है। US स्ट्रेटेजिक कमांड के प्रमुख जनरल एंटनी कॉटन ने बताया कि चीन के पास जिन क्लास की 6 पनडुब्बियां हैं। ये पनडुब्बियां अंतर महाद्वीपीय परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस हैं। इन मिसाइलों का नाम JL-3 है। जैसे अमेरिका के पास हवाई द्वीप है, वैसे ही चीन के पास हैनान द्वीप है। दोनों देश यहीं से अपने मुख्य मिलिट्री ऑपरेशंस चलाते हैं।
हैनान द्वीप पर ही पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी की पनडुब्बियां तैनात रहती हैं। JL-3 मिसाइलों की रेंज 10 से 12,000 किलोमीटर है। ये सबमरीन से लॉन्च की जाने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसमें कई तरह के वॉरहेड्स लगाए जा सकते हैं, यानी इसमें एक से ज्यादा पारंपरिक या परमाणु हथियार लगाए जा सकते हैं। ऐसी मिसाइलों को MIRV कहते हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय को डर है कि चीन साल 2030 तक 8 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस पनडुब्बियां तैनात करने की स्थिति में आ जाएगा। इसके साथ ही टाइप 094 और टाइप 096 पनडुब्बियां भी साथ में तैनात की जाएंगी। टाइप 094 पनडुब्बियां एक साथ 16 JL-3 मिसाइलें रख सकती हैं, वहीं टाइप 096 में 24 मिसाइलें तैनात करने की क्षमता है। नंबर 3, अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स ने 155 mm के अत्याधुनिक आर्टिलरी गोले का किया निर्माण। अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स ने 155 mm के अत्याधुनिक आर्टिलरी गोले का निर्माण किया है। इस गोले को M777 हॉवित्जर से फायर किया जा सकता है। इस तोप का इस्तेमाल भारतीय सेना भी करती है। इस नए बॉम्ब के आने से भारतीय सेना की मारक क्षमता बढ़ जाएगी। इस नए बॉम्ब का रेंज 150 किलोमीटर तक बताया जा रहा है। इस गोले को लॉन्ग रेंज मैन्यूवरिंग प्रोजेक्टाइल LRMP का नाम दिया गया है। LRMP अन्य तोप के गोले से बिल्कुल अलग है। इस गोले में विंग लगे हुए हैं जो नियत ऊंचाई पर पहुंचने के बाद खुल जाते हैं और लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ते हैं। ऐसे में दुश्मन का M777 के हमले से बच पाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। भारत M777 हॉवित्जर का लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा है। इसे चीन से लगे ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात किया जाता है। सी एयर स्पेस 2023 इवेंट के दौरान जनरल एटॉमिक्स ने बताया कि उसके नए 155 mm के गोला बारूद को M777 आर्टिलरी यूनिट से फायर किया जा सकता है। इसके अलावा 39 कैलिबर बैरल वाले तोप का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अधिकतम सीमा पर मौजूद लक्ष्य को भेदने के लिए LRMP गोला को काफी ऊंचाई तक पहुंचना होता है। निर्धारित ऊंचाई पर पहुंचने के बाद गोले से लगी डिवाइस अलग हो जाती है और अपने विंग खोल देती है। इसके बाद गोला अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ता है। जनरल डायनेमिक्स इस महीने के अंत तक अपना पहला LRMP परीक्षण करने की योजना बना रहा है। इसके बाद 2023 के अंत तक इसका व्यापक परीक्षण किया जाएगा। इस गोले को 127 mm तोप से फायर करने की योजना का भी प्लान है। ऐसे में गोले की अधिकतम रेंज घटकर 100 किलोमीटर तक हो सकती है। एक बार परीक्षण पूरा होने के बाद M777 के ऑपरेटर देशों को खरीदने के लिए पेश किया जाएगा। नंबर 2, अमेरिका के लीक हुए डॉक्यूमेंट में मिली रूस यूक्रेन जंग से जुड़े मैप की तस्वीर। यूक्रेन के अनुसार डॉक्यूमेंट्स की जानकारियां गलत क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट लीक होने के बाद जंग से जुड़े लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग के बीच ब्रिटेन की स्पेशल मिलिट्री फोर्सेस यूक्रेन में तैनात है। इसके अलावा अमेरिका की 14 टुकड़ियां भी यूक्रेन में मौजूद हैं। यूक्रेन में ब्रिटेन के विशेष बलों की 50 टुकड़ियां हैं, जो वहां सबसे बड़ी विदेशी फौज है। इसके बाद नाटो के कई देश की टुकड़ियां भी वहां पे मौजूद है। इसमें लातविया की 17 टुकड़ी, फ्रांस की 15, नीदरलैंड की 1 टुकड़ी शामिल है। ये खुलासा अमेरिका के लीक्ड हुए क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स में हुआ है। इस डॉक्यूमेंट पर 23 मार्च की तारीख लिखी हुई है। दस्तावेजों में अमेरिका और यूक्रेन के एग्जैक्ट बैटल प्लान्स की जानकारी नहीं थी, जैसे कि यूक्रेन कब और कैसे कहां हमला करने वाला है, जिसे लेकर अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि प्लान अगले महीने तक जारी होने वाला था। लीक हुए डॉक्यूमेंट्स 5 हफ्ते पुराने हैं और इसमें 1 मार्च तक की जानकारी है। वहीं कुछ दूसरे दस्तावेजों के मुताबिक अमेरिका मानता है कि यूक्रेन में चल रहे रूसी सैन्य ऑपरेशन में काफी कमियां हैं, जो आगे चलकर उसके लिए परेशानियां पैदा करेंगी। वहीं यूक्रेन के हथियार और एयर डिफेंस भी काफी कमजोर हैं, जिसकी वजह से कुछ महीनों बाद जंग में गतिरोध की स्थिति बन सकती है। लीक हुए डॉक्यूमेंट्स में यह भी बताया गया है कि इजिप्ट गुप्त तरीके से जल्द ही रूस को जंग के लिए 40,000 रॉकेट भेजने वाला है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सिसी ने अब सैन्य अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें उन्होंने रूस के तोपों और बारूद भेजने की भी चर्चा की है। नंबर 1, तुर्की ने अपने सबसे बड़े जहाज TCG अनादोल को किया कमीशन। सोमवार 10 अप्रैल को तुर्की ने अब क्षमताओं को लैंड बेस्ड नौसैनिक संचालन तक विस्तारित करने के उद्देश्य से TCG अनाडोल नामक अपना पहला इंडिजीनियस एम्फीबियस अटैक शिप शुरू किया है। समाचार आउटलेट की रिपोर्ट के अनुसार प्रसिद्ध पोत को हल्के विमान जैसे हेलीकॉप्टर और लड़ाकू जेट ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। 231 मीटर की लंबाई और 32 मीटर की चौड़ाई के साथ TCG अनादोल अब तक तुर्की नौसेना का सबसे बड़ा पोत है। पोत का अधिकतम विस्थापन 27,436 टन और अधिकतम गति 20.5 समुद्री मील है और यह 9,000 समुद्री मील की यात्रा तय कर सकता है। इसके डेक में 11 मानव रहित लड़ाकू विमान यानी कि UAV या 10 हेलीकॉप्टर रखे जा सकते हैं, जबकि इसके हैंगर में 30 UCAV या 19 हेलीकॉप्टर रखे जा सकते हैं। इसमें सबसे बड़े और भारी हेलीकॉप्टर और मानव रहित लड़ाकू हवाई यान यानी कि UCAV उतर सकते हैं।
हैं और उड़ान भी भर सकते हैं। TRT वर्ल्ड के मुताबिक वाहक पोत के पास 1400 लोगों का दल होगा और इसमें लड़ाकू वाहन और समर्थक इकाइयां भी शामिल होंगी। दुनिया के पहले UCAV वाहक के पास हल्के हमले वाले विमान बुरजेट के टेक ऑफ को सक्षम करने की भी शक्ति है। इसके अलावा तुर्की UCAV बैराक्टर TB3 और किजिलेमा से भी TCG अनादोल को अत्याधुनिक स्ट्राइक क्षमता प्रदान करने की उम्मीद है। पोत की डेक पर अधिकतम 94 वाहनों को ले जाने की क्षमता है। इसमें 13 टैंक, 27 बख्तरबंद एम्फीबियस हमला वाहन, 6 बख्तरबंद कर्मी वाहक, 33 अन्य प्रकार के वाहन और 15 ट्रेलर शामिल होंगे। तुर्की के रक्षा मंत्रालय के अनुसार TCG अनादोल कम से कम एक बटालियन के आकार के फोर्स को स्थानांतरित करने में सक्षम होगा। लॉन्च वेट में तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि यह पोत हमें जरूरत पड़ने पर दुनिया के हर कोने में सैन्य और मानवीय अभियान चलाने की अनुमति देगा। यह पोत तुर्की की क्षेत्रीय नेतृत्व की स्थिति को भी मजबूत करेगा। इस युद्ध पोत में कम से कम 30 बेड की क्षमता वाला एक सैन्य अस्पताल, 2 ऑपरेटिंग रूम, डेंटल ट्रीटमेंट यूनिट, इंटेंसिव केयर और इन्फेक्शन रूम भी हैं। महत्वाकांक्षी युद्ध पोत को स्वदेशी बनाने वाला तथ्य यह है कि जहाज की हथियार प्रणाली, युद्ध प्रबंधन, इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर, सर्विलांस एंड ट्रैकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल खोज, लेजर चेतावनी यानी कि लेजर वार्निंग, टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम और राडार, ये सभी TCG अनादोल के सभी 70% पुर्जे तुर्की में ही बनाए गए हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।